नमो संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएस स्टडी 61 पर। आज हम संस्कृत के अगले लेक्चर की शुरुआत करेंगे, जो कि आज हमारा संस्कृत का चौथा लेक्चर होगा। अगर आप पिछले 3 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उस 3 लेक्चर को जाकर के देखिए, और उसको देखने के बाद अगर इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो समझने में और भी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे वर्णमाला का, और वर्णमाला में हम स्वरों को पढ़ रहे थे, यानी कि स्वरों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम स्वरों के व्यवहार, स्वरों के बेसिक रूप को हमने देखा। स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है, या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को भी हमने पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वरों को ही पढ़ेंगे और स्वरों का वर्गीकरण करेंगे मात्रा काल या उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। यानी कि मात्रा काल या उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं। मात्रा काल क्या होता है, उच्चारण अवधि क्या है। तो उच्चारण का मतलब होता है बोलना, अवधि का मतलब होता है समय। किसी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय उसका उच्चारण काल या उच्चारण अवधि कहा जाता है। मात्रा काल क्या होता है, तो पलक झपकने के समय को मात्रा काल कहते हैं। यदि जिस वर्ण को बोलने में एक बार पलक झपकानी पड़े, यानी कि एक बार पलक झपकाने में जिसको बोल लिया जाए उसकी एक मात्रा होती है। जिसको बोलने के लिए 2 बार पलक झपकानी पड़े उसकी 2 मात्रा होती है। और जिसको बोलने के लिए 2 से अधिक बार पलक झपकानी पड़ जाए उसकी 3 मात्रा कही जाती है। तो सामान्यतः हम चर्चा करते हैं मात्रा काल या उच्चारण अवधि या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद कितने प्रकार के होंगे। एक बार पलक झपकाइएगा, 2 बार, फिर 3 बार, तो कितने प्रकार के, तो 3 भेद होते हैं इसके। कितने भेद भाई, 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं, तो इनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज। इनका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। महर्षि पाणिनि लिख करके चले गए और पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे आज। पहला जो स्वर है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा स्वर है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा स्वर आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में एक बार पलक झपकानी पड़ती है, यानी कि इनकी कितनी मात्रा, तो एक बार पलक झपकानी पड़े तो इनकी एक मात्रा होती है। एक मात्रा होने के कारण इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 बार पलक झपकानी पड़ती है, और 2 बार पलक झपकानी पड़ती है, इसलिए इनकी 2 मात्रा होगी, और 2 मात्रा होगी इसलिए इनको हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। और जो हमारा प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर को बोलने में 2 से ज्यादा बार पलक झपकानी पड़ती है, इसलिए प्लुत स्वरों को त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रैमात्रिक स्वर। ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वरों को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर जो भी होंगे उनकी कितनी मात्रा होगी, 1 मात्रा। दीर्घ स्वर जितने होंगे उनकी कितनी मात्रा, 2 मात्रा। प्लुत स्वरों की कितनी मात्रा, 3 मात्रा। अब यहाँ पर ह्रस्व स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर ली जाए। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, द्विमात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो इनकी संख्या सामान्यतया 8 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है।
अब थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं, कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर 5। तो जिनको हम मूल स्वर पढ़े थे वही मूल स्वर आपके ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली। इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत अल्प समय में हम बोल सकते हैं अ, ई, उ, री। हम छोटे थे तो गुरुजी पढ़ाते थे अ, आ, ई, उ, यानी कि जो छोटका छुटकी है इसको बोलने में कम समय लगता है, झटका से इसको बोल लेते हैं। और बड़का बड़की जो होता है उसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं सर? अ, ई, उ, री। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। बस इतना ही। अब यहां से एक प्रश्न आपका बनेगा, अ के कितने भेद होते हैं, या अ कितने प्रकार का होता है, ई कितने प्रकार की होती है, उ कितने प्रकार का होता है, री कितने प्रकार की होती है और ली कितने प्रकार की होती है। तो अ, ई, उ, री ये सभी 18 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के होते हैं। लेकिन जो पिछवा ली है, जो सबसे छोटा होता है वही पीछे होता है ना, इसका केवल 12 भेद है। इसके 18 भेद, अ के कितने भेद? 18 भेद, ई के 18, उ के 18 और री के भी कितने भेद? 18 भेद। लेकिन ली के कितने भेद हैं? तो 12 भेद हैं। ली कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा और आगे करते हैं। आप पढ़िएगा सवर्ण संज्ञा, तो वहां पर हम पढ़ेंगे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। और दीर्घ संधियां पढ़ेंगे तो एक सूत्र पढ़ेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बाद यदि उन्हीं के समान वर्ण मिले तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो इनकी चर्चा करेंगे। अगर इन पॉइंट को हम समझ जाएंगे तो आगे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये हमारी नींव की ईंट है। अगर हम व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं तो व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होगा हमारा माहेश्वर सूत्र होगा। और माहेश्वर सूत्र को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह स्वर और व्यंजनों को पढ़ना। अगर स्वर व्यंजन को हम स्पष्ट रूप में पढ़ लेते हैं पूरा व्यवस्थित क्रम में तो माहेश्वर सूत्र समझ में आ जाएगा। अगर माहेश्वर सूत्र समझ में आ गया तो प्रत्याहार बना लेंगे, और प्रत्याहार बना लेंगे तो हमारा जो संस्कृत का व्याकरण है वह बिल्कुल आसान हो जाएगा हम सभी के लिए। अ, ई, उ, री ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो दीर्घ संधि की चर्चा करें तो अ से अ मिलाने पर आ बनेगा। ह्रस्व ई से ह्रस्व ई मिलाएं तो दीर्घ ई बनेगी। ह्रस्व उ से ह्रस्व उ मिलाएं तो दीर्घ उ बनेगा। री से यानी कि ह्रस्व री से ह्रस्व री मिलाएं तो दीर्घ री बनेगी। इसमें 2 बार लटका लेते हैं। लेकिन री से री नहीं मिलाया जा सकता, री से री नहीं मिलाया जा सकता। और इस वजह से बाद में आए वरदराज, और वरदराज ने कहा रील री वर्णयो, रील री वर्णयो वाच्यामिथम सवर्णम, यानी कि री और री को हम झूठे रूप में मिला करके सवर्णी कह लेंगे। और री या री को यानी कि हम री को री से मिलाएंगे तो यहाँ पर दीर्घ री बनती है, सॉरी छोटी री होगी, यहाँ पर दीर्घ री बनती है। अ और अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई, छोटका बाबू को मिलाएंगे तो बड़का बाबू, छोटकी री को मिलाएंगे तो बड़की री और री को मिलाएंगे तो दीर्घ री बनेगी, यानी कि बड़ी री बनेगी। री और री को मिलाने पर दीर्घ संधि बन जाती है हमारी। अर्थात यहाँ पर पूछा जाता है री और री के संयुक्त रूप में कितने भेद हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। री का कितना भेद? 18 भेद। री का कितना भेद? 12 भेद। इन दोनों के संयुक्त रूप में कितने भेद होंगे? तो इन दोनों के संयुक्त रूप में आप देख लीजिएगा 18 री का और 12 री का कितना भेद? तो 30 भेद। अ का कितना भेद? 18 भेद।
ई का 18, ऊ का 18, री का 18, ली का 12। लेकिन जब री और ली दोनों का संयुक्त रूप में पूछेगा तो री और ली के भेदों को हम जोड़ लेंगे और कितना भेद हो जाएगा, 30 भेद हो जाएगा। अब ये 18 प्रकार कैसे कैसे होते हैं इनकी चर्चा हम आगे करेंगे जब प्रयत्न पढ़ा जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा और इनको हम पढ़ते हैं कि हमारे अ का 18 होता है, ई ऊ री का 18 होता है, ली का 12, ई क्यों होता है इनकी भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हम इधर से, अब आगे आते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं किसे हैं भाई, तो ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, जिनको बोलने के लिए दोगुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी एक मात्रा तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2 मात्रा। इसको पढ़ने का समझने का तरीका सर, अगर हम किसी पास में बैठे व्यक्ति से बातें करें तो उसको धीरे से भी बुलाएंगे तो सुन लेगा। जैसे कहें मोहन, तो मोहन अगर पास में बैठा है तो सुन लेगा। अगर मोहन दूर बैठा है तो थोड़ा सा तेज बुलाना होगा मोहन, तब सुनेगा। अगर बहुत दूर बैठा है, भैंस चरा रहा है, तो चिल्लाएंगे मोहन, थोड़ा सा ज्यादा समय चिल्लाएंगे तब सुनेगा। जब पहले नजदीक बैठा है तो कम ही बोलेंगे तो सुन लेगा। वह ह्रस्व स्वर। थोड़ा सा दूर बैठा है तो दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाएगा। जब बहुत दूर बैठा है, जब कान में डाल करके अंगूरी बिरहा वाले गाते हैं तो वहां पर कौन सा स्वर प्रयोग करते हैं, तो प्लुत स्वर प्रयोग करते हैं। हम भी गा लें का एक बार, नहीं ठीक है कभी और। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं सर, तो ध्यान दीजिएगा। अ का बड़का भैया आ, अ का बड़का भैया आ, छोटकी माई का बड़की बहन बड़की माई, छोटका बाबू का बड़का भैया बड़का बाबू, छोटकी री का बड़की बहनी बड़की री। री का बड़का बड़की नहीं होता है, ठीक है। अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ दीर्घ ई, ह्रस्व उ का दीर्घ दीर्घ उ, री का दीर्घ दीर्घ री। लेकिन री का दीर्घ नहीं होता है। अगर आपसे पूछेगा किन किन ह्रस्व स्वरों का दीर्घ होता है, तो आप बताइए ना। अ ई उ री का दीर्घ हो रहा है लेकिन री का दीर्घ नहीं हो रहा है। तो किन किन वर्णों का या किन किन स्वरों का दीर्घ हो रहा है भाई, तो अ ई उ री का दीर्घ हो रहा है। किस ह्रस्व स्वर का दीर्घ नहीं होता है, तो री का दीर्घ नहीं होता है। भावनाओं को समझ रहे होंगे। अगर प्रयास पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर और कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं पसीना उसीना हो रहा है, ठीक है ना। और ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। इसके बाद ये 4 हमारे हो गए। और हमने पढ़ा था अगले पिछले एपिसोड में संयुक्त स्वरों को। संयुक्त स्वर कौन कौन से भाई, तो ए ओ, साथ में बोलिए ना कौन कौन से क्रम से, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। ये क्या है भाई, आपके दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से, तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए ओ ऐ औ। आ कैसे बना भाई, तो अ और अ से मिलके बना है। अ की कितनी मात्रा, तो एक ही मात्रा। इस अ की कितनी मात्रा, तो एक मात्रा। एक और एक मात्रा मिलाकर के कितनी मात्रा, 2 मात्रा। अगर पूछेगा आ की कितनी मात्रा या दीर्घ आ की कितनी मात्रा, तो 2 मात्रा। दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए ओ ऐ औ की कितनी मात्राएं, तो सबकी अकेले अकेले 2-2 मात्राएं होती हैं। किस ह्रस्व स्वर का दीर्घ नहीं होता है, तो री का दीर्घ नहीं होता है। अच्छा अब बताइएगा, इधर आइए देखिए ना। अ का हम दीर्घ किए थे तो आ बना था, ई का दीर्घ किए थे तो दीर्घ ई बना था, उ का दीर्घ किए तो दीर्घ उ बना, छोटकी री को बढ़ा दिए तो बड़की री बन गई। जब इसका छोटका रूप लिखेंगे तो लिख सकते हैं ई का दीर्घ ई का ह्रस्व का होगा छोटी ई, उ का दीर्घ दीर्घ उ का छोटका का होगा छोटा उ, दीर्घ री का छोटा का होगा छोटी री। लेकिन ए का छोटका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें कुछ लिख सकते हैं, यानी कि ए का ह्रस्व हम बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं।
ओ का ह्रस्व बना सकते हैं? नहीं बना सकते। काहे कि हम जानते हैं, संयुक्त स्वर में पढ़े हैं कि दो स्वरों से मिलकर बनता है, अ और ई से मिलकर के बनता है। यह किसके मिलने से बनता है? तो अ और उ के मिलने से बनता है। ए आय जो है अ और ए के मिलने से बनता है। औ किसके मिलने से बनता है? तो अ और ओ के मिलने से बनता है। अगर इनको हम तोड़ेंगे तो अ छोटा का बनाएंगे इसका कि ई छोटका बनाएंगे? नहीं बना सकते। यानी कि जो हमारे संयुक्त स्वर निचवा वाले हैं, इनका हम ह्रस्व नहीं बना सकते, री का दीर्घ नहीं बना सकते, और ए ओ ऐ औ का ह्रस्व नहीं बना सकते हैं। किन स्वरों का दीर्घ नहीं होता या किस ह्रस्व स्वर का दीर्घ नहीं होता? तो री का दीर्घ नहीं होता है। समझ रहे हैं? ठीक है। किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? तो ए ओ ऐ औ का ह्रस्व नहीं होता है। समझ रहा है ना? ठीक है, ठीक ही रहना चाहिए। अब आगे आते हैं, प्लुत स्वर। यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनता है। वेदों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो वेदों में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। वेद में किस स्वर का प्रयोग करते हैं? वेद में प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वेदों में मंत्र होता है और मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो इस प्रकार से करते हैं तो ज्यादा सांस खींचनी पड़ती है, ज्यादा समय लेना पड़ता है। यानी कि वेदों में किस स्वर का प्रयोग करते हैं? तो प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। मंत्रों के उच्चारण में किस स्वर का प्रयोग करते हैं? तो प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग वेद में किए जाने के कारण प्लुत स्वर का एक और नाम दिया जाता है भाई, वैदिक स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैदिक स्वर। वैदिक स्वर किस स्वर को कहते हैं भाई? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। किसे? तो प्लुत स्वर को कहते हैं। कहाँ कहते हैं पता है? ठीक है, बता लेंगे ना। हाँ, कहाँ पढ़े हैं भैया? कैसे बता लेंगे? हम पढ़े हैं भैया एएस स्टडी 61 पर। एएस स्टडी गलत लिखे हैं क्या? अच्छा, एएस स्टडी 61 पर। अंग्रेजी थोड़ा सा कमजोर है ना, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी कैसे पढ़ लेंगे? एएस स्टडी 61 पर पढ़े हैं। बता लेंगे वैदिक स्वर किसे कहते हैं? जी बता लेंगे। और महर्षि पाणिनि ने बताया कि अगर किसी भी स्वर के पीछे, हिंदी में जो हम 3 बनाते हैं गणित का, ऐसे अगर बना दिया जाए, या यस जैसा चिन्ह, इसको हम अवग्रह कहते हैं, बना दिया जाए तो उस स्वर की 3 मात्रा हो जाती है। यानी कि वह स्वर त्रैमात्रिक कहलाता है। त्रैमात्रिक स्वर को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। अगर किसी भी स्वर के पीछे यह चिन्ह बना है तो वह स्वर प्लुत स्वर होगा। जैसे आप लिखते हैं ओम, बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से आप पढ़े होंगे ओम, या इसको ऐसे भी आप पढ़े होंगे, इसको मिटा देना, ठीक है, ओम, ऐसे भी पढ़े होंगे। यह गणित का 3 है हिंदी में, जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे भैया समझ जाएंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन समझ जाइएगा कि हिंदी में हम 3 ऐसे ही बनाते हैं। हम भी प्राइमरी में पढ़े ऐसे ही बनाए हैं 3 पटरी पर। ये अवग्रह का चिन्ह कहलाता है। यह चिन्ह क्या कहलाता है? अवग्रह का कहलाता है। ये दोनों चिन्हों में से कोई भी चिन्ह अगर किसी भी स्वर के बाद आए, व्यंजन के बाद नहीं, किसी स्वर के बाद आए तो वह स्वर प्लुत स्वर हो जाता है। यह स्वर किस स्वर के बाद आया है? तो ओ के बाद आया है। समझ रहे हैं? यह चिन्ह किसके बाद आया है? ओ के बाद। तो इसमें जो प्लुत होगा ओ होगा, ना कि पूरा ओम प्लुत नहीं है। यह जिसके बाद है वह स्वर ही केवल प्लुत है। जैसे आप लिखिएगा नमोस्तुते, 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 तो इसमें पूरा नमोस्तुते प्लुत नहीं है। यह चिन्ह जिसके बाद में आया है, यानी कि ओ के बाद में आया है, तो ओ केवल प्लुत है। समझ रहा है ना? जी समझ लीजिए। अगर आप लिखे हरेव, ऐसे लिख लीजिए, चाहे अवग्रह का चिन्ह बना लीजिए, तो हरेव में कौन सा स्वर प्लुत होगा? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। समझ रहा है ना? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा।
हम अ ई उ री ए ओ औ इन सब का प्लुत बना सकते हैं, यानी कि प्लुत स्वर कितने हो जाएंगे तब भाई 5 ह्रस्व स्वर और ये निचवा वाले। कहें कि हम अ का प्लुत बनाएंगे या आ का प्लुत बनाएंगे तो ध्वनि समान निकलेगी। अगर ई छोटकी ई या बड़की ई को बोलेगा ई, तो बताइए ना, हम छोटकी ई बोलेंगे बड़की ई, तो इनका प्लुत बनाने पर एक ही समान ध्वनि निकलती है, ऊ री। ठीक है, तो इनका जब हम अ ई उ री या आ ई उ री का उच्चारण करते हैं प्लुत स्वर में तो एक ही समान ध्वनि निकलती है, यानी कि इनका समान हो जाएगा। लेकिन ए ओ ऐ औ अर्थात अ ई उ री ए ओ ऐ औ को हम प्लुत के रूप में लिख सकते हैं, प्लुत के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमारे कितने हो गए 5 और ये 4 कितने भैया, तो 9। कितने 9। अभी हम पढ़े थे पिछले एपिसोड में कि ह्रस्व स्वर की संख्या, अभी हम देख रहे हैं 5, दीर्घ स्वर की संख्या 8। हम पढ़े थे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 9 बताइएगा, कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना बताइएगा। तो कुल स्वर कितने, तो 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर। 5 और 8 कितना, तो 5 और 8 कितना होता है भाई, 13 होता है। तो कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, 5 और 8 13 होती है। इनको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि इन्हीं को ना बना रहे हैं भाई, यहाँ पे इन्हीं स्वरों को बड़का बना के हम प्लुत कर दे रहे हैं। स्वरों की संख्या 9, कुल स्वरों की संख्या 13। एक और छोटा सा प्रश्न किए थे, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार हम स्वर पढ़े थे 21 या 22, 21 या 22। तो 21 या 22 कहां से आ गया, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 22 की बात की जाए, किसकी बात, 22 की, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 22। तो ध्यान दीजिए 5 ह्रस्व, कितने 5 ह्रस्व, और इनका प्लुत कर सकते हैं तो इनका भी कर सकते हैं, यानी कि इन सब का प्लुत किया जा सकता है। 5 और 8 कितना, 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 9 आपके प्लुत स्वर। कितने हो गए, 8 5 13 और 13 9 कितना 22। ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जो री है इसका ह्रस्व और प्लुत में एक ही जैसा उच्चारण होता है, एक ही जैसा उच्चारण होता है, इसलिए कुछ विद्वान लरी को प्लुत नहीं मानते हैं। जब लरी को प्लुत नहीं मानते हैं तो इसमें से एक कम हो जाता है, अर्थात हमारे पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या हो जाती है 21 या 22। जो लोग 21 मानते हैं वो 21 मानेंगे, जो लोग 22 मानते हैं 22 मानते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछेगा पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर की संख्या, तो किसको बताइएगा, 21 या 22। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा 22, 21 या 22। अगला ऑप्शन आपका रहेगा 21 और दूसरा ऑप्शन रहेगा 20। तो इसके आधार पर आप क्या बताइएगा, 21 या 22, ये दोनों एक ही साथ में रहेगा जब पूछेगा तो। हम पढ़े हैं अ का कितना भेद, 18, ई का 18, उ का 18, री का 18, लरी का 12। लरी का 12 कहाँ नहीं होता है, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका प्लुत होता है। अब ए ओ ऐ औ का ह्रस्व दीर्घ भी होता है, प्लुत होता है, लेकिन ह्रस्व नहीं होता। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर 6 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर 6 प्रकार के होते हैं और प्लुत स्वर भी 6 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो अ है 6 प्रकार का ह्रस्व, 6 प्रकार का दीर्घ और 6 प्रकार का प्लुत, तो 6 6 12 6 18 प्रकार। इसी प्रकार से ये भी आपके हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। लेकिन री का ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है, तो 6 और 6 12 प्रकार। इनका दीर्घ नहीं होता है लरी का, इसलिए 6 का कर देंगे, माइनस कर देंगे, कर लेंगे आसानी से। ए ओ ऐ औ इनका ह्रस्व होता है का, ना होता है ना, जब ना होता है तो 6 कम कर लेंगे ना भाई। तो कितना प्रकार हो जाएगा ए का, तो 6 प्रकार दीर्घ का, 6 प्रकार प्लुत का, यानी कि कितना प्रकार, 6 6 12 प्रकार।
ओ का भी उसी प्रकार से 12 प्रकार, ए का कितना प्रकार 12, औ का कितना प्रकार 12 प्रकार। भावनाओं को समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे स्वर कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न बाकी है, जो कि प्रयत्न को हम अलग से एक नए टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर प्रयास पसंद आए तो भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।